संगीत प्रेमी हैं और जिनके दिल धड़कते हैं सिर्फ संगीत के लिए, उनके लिए 90% संगीत काम करता है दवाई का। भले ही उनको दवाई ना मिले, लेकिन संगीत मिले तो उनका दिल खुश हो जाता है। अंकार स्टूडियो से शामी एम इरफान की रिपोर्ट। महान संगीतकार मदन मोहन की जन्म शताब्दी पर यादगार संगीतमय कार्यक्रम। और मदन मोहन जी के बारे में सिर्फ इतना कहूंगी कि उन्होंने अपने संगीत को अलग अलग धुनों में इस तरह से गूंथा कि आज भी उनका गीत संगीत लोगों के दिल पर दस्तक देता है। कानों के जरिए दिल में उतरकर इस तरह से कुछ कहता है कि लफ्जों के जरिए बयां कर पाना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। और उनका गाना मैं जरूर गाऊंगी और आपको म्यूजिक की कोई समझ नहीं, प्लीज आप बैठ जाइए। तो हजारा सिंह जी कहने लगे, बेटा ये मदन मोहन साहब ही है। सॉरी मैंने कहा तो हंसने लगे, कहने लगे नहीं तुम बहुत अच्छा गाती हो, लेकिन यह है ना शादी का प्रोग्राम, शादी में खुशियों वाले गाना होना चाहिए, रोने वाला गाना है। बोले मेरे गाने ज्यादा करके रोने वाले हैं। नहीं सॉरी मैंने फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं नीचे रहता हूँ, उनके फैमिली की शादी तो शांति बिल्डिंग उनका, तो उन्होंने कहा फर्स्ट फ्लोर पे तुम आना कर, तो ठीक है मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। और मैं मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं दूसरे ही दिन वहाँ पे चली गई बिल्कुल। तो कहने लगे कि आज बोले आज मेरी रिकॉर्डिंग है, तुम देखोगी? तो मैंने कहा ज़रूर मैं आऊँगी ज़रूर। तो उस रिकॉर्डिंग पर गई थी, वहाँ आशा जी गा रही थी गाना, तो उन्होंने सुना, बोले कि उसके बाद मैं ऐसा करूँगा कि तुम्हारी वॉइस क्वालिटी कैसी है वो माइक पे देखूँगा मैं। तो मैंने कहा जी आशा जी गा रही थी, फिल्म थी अकेली मत जाइए, गाना था थोड़ी देर के लिए मेरे को जाओ। और वो गाना रिकॉर्ड हो गया। गाना रिकॉर्ड होने के बाद मीनू बाबा थे, मीनू का उन्होंने कहा उषा तुम ट्रायल दे दो अपने वॉइस की। मैंने कहा ठीक है। मैं माइक पर गई तो मैंने मदन जी से पूछा कि क्या गाऊँ मैं? अरे कुछ भी गाओ, कुछ भी गा लो। बोले यही आप ये वाला गाना जो है यही गाऊँ मैं? तो कहना तुमको याद हो गया? मैंने कहा जी याद हो गया। तो अच्छा ठीक है, मैंने गाना शुरू किया। अब छोटी तो थी मैं, बहुत 10 साल की थी। तो गाना गाया, थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ तारा तरडम परडम, थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ, मेरे दिल मेरी सांसों में खो जाओ, नार की छाँव में सो जाओ, मिले भी न मिले कभी हम हाय। बोलते अरे तुमको तो म्यूजिक के साथ ही तो बहुत अच्छा, अच्छी आवाज़ है, अच्छा गा रही हो, ठीक है आते रहना, तुम मुझसे मिलते रहना। और फिर एक बार वो कौन थी गाना हो रहा था लग जा गई, क्या बात, उस रिकॉर्डिंग पर उन्होंने मुझे बताया था कि आओ बेटा लता दीदी गा रही है, सीखने मिलेगा। मैंने कहा सर वहाँ मैं पहुँच गई। तो गाना चल रहा था लग जा गई, मदन जी सिखा रहे थे दीदी को, तो दीदी कुछ और गा रही थी, ऑनलाइन कुछ और गा रही थी। तो इतने में उन्होंने कहा कि लता ऐसा नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो गाओ। तो बोले अरे मदन जी आप ऐसा करना, भैया मदन भैया बोलती थी बोलो, मदन भाई ऐसा कीजिए ना, जरा खोल के बताइए ना, हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सी मुर्गी ले रहे हैं। कहा ठीक है और वो मुझे सच में सीखने मिला। वो लाइन थी हमको मिली है आज ये लाइन थी, और ये लाइन तो वो उनको समझ में नहीं आई थी, तो उनका खोल के बताओ हमको मिली है आज ये, मुझे भी सीखने मिल गया। मैं बहुत खुश हो गई और बहुत ही अच्छा लगा। मेरा साया के गाने भी मेरे सामने रिकॉर्ड हुए, मतलब उनके सारी रिकॉर्डिंग्स पर मैं जाया करती थी। अब हुआ कि हीर रांझा में उन्होंने एक गाना हमको दिया, मतलब वो एक्चुअली वो कोरस जैसा ही था, लेकिन फिर भी मैं हमेशा जाती रहती थी, तो उनका नहीं उषा भी गाएंगे इसमें। मैं थी, हेमलता थी,
कृष्णा कल्ले, बलबीर जी और हम लोग ऐसा जी। 5-6 लोग थे। तो वो गाना, अब हेमलता जो थी वो बहुत मस्ती कर रही थी और मैं हंस रही थी। वो लोग कुछ कुछ बोलती थी और मैं हंस रही थी। मदन जी ने देखा हम लोगों को कैबिन में से अंदर से और इशारे से बुलाया, दोनों यहाँ हुआ। हम दोनों जाके वहाँ खड़े हुए चुपचाप। हम लोग मिट्टी नहीं जा रही थे, छोटे से थे। मैं जाके क्लासरूम समझ रखा है जी, कान पकड़ कर बाहर कर दूंगा, अच्छी तरह से गाओ। हम लोगों को डांट पड़ी और हम लोगों ने सीधी तरह से गाना वाना गाया। तो मदन जी के साथ वो इतने वक्त के पाबंद थे। एक बार मुझे 9 बजे बुलाया था। 9 बजे जब उन्होंने बुलाया मुझे, मैं पहुंच गई क्योंकि मुझे मालूम था कि बहुत वक्त के पाबंद है। तो मैं 8:45 बजे पहुंच गई। बेल दबाया, जैसे बेल दबाया तो मदन जी ने खोला दरवाजा। कितने बजे का टाइम दिया था जी? 9 बजे। अभी क्या टाइम हुआ जी? 8:45। 15 मिनट बाद आना। 15 मुझे बहुत इंसल्टिंग लगी। मैंने कहा 15 मिनट के लिए इन्होंने मुझे बाहर ही रख दिया। फिर भी मैं सोचा इतने बड़े डायरेक्टर हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं वहीं खड़ी रह गई। और बराबर 15 मिनट बाद जब मैंने बेल दबाया तो कोई चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अरे आओ आओ उषा कैसे? ऐसे ऐसे होते हैं। उनकी बहुत सी बातें मुझे मतलब बहुत दिल में समाए, कहते हैं ना कि बिल्कुल दिल में समाए हुए। उनकी बहुत सी बातें मुझे याद है और बहुत सी चीज़ें। एक बार तो मैं लोकल ट्रेन से ग्रैंड रोड स्टेशन पर उतरी और मैंने देखा सामने के बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ है, तो बिल्कुल मदन जी जैसा लग रहा है। तो ऐसे देखते देखते मैं गई वहाँ पर, लेकिन सोच रही दिमाग में कि मदन मोहन साहब इतने बड़े डायरेक्टर, ये ग्रैंड रोड स्टेशन पर वो क्या करेंगे? उनके पास तो बड़ी गाड़ी है, नहीं कोई और ही होगा, ये कोई और ही होगा। फिर धीरे धीरे जैसे मैं उनके पास गई, मदन जी थे। अरे कहाँ जा रही हो? मैंने कहा लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोले नहीं कभी कभी मैं यहाँ आके बैठता हूँ, मैं लोकल ट्रेन आती है जाती देखता रहता हूँ। मैं बोला अच्छा इसलिए इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं आप। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं मेरे सामने। वो हीरन जगत क्या धुन थी? जो मामा मेरा आ जाएगा, नगारा ला ला ला, नगारा ला 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 ला, ला 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 ला। ये वाली थी। लेकिन मदन जी के बहुत से गाने, आपको यकीन नहीं होगा, मैं आज तक उनके गानों की रियाज करती हूँ। क्या बात है, वाह अभी तक मैं रोज मदन वही जो आपकी नजरों ने समझा नहीं पूरा गाना पूरा। मैं थोड़ी थोड़ी लाइन 3-4 गाने उनके सुनाती हाँ, बिल्कुल ठीक है ना? बेताब दिल की तमन्ना यही है, तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे। बेताब दिल की तमन्ना यही है। फिल्म जहाँ किसी की
संगीतकार की अपनी शैली होती है कि गायक को कैसे गवाना है, कैसे धुन बनाना है, कौन सी राग का उपयोग करना है, वाद्य यंत्रों का उस गाने पर कौन कौन से वाद्य, इसके लिए मदन मोहन जी को जाना जाता है कि उनको सही चयन करते थे। तो किस तरह एक जो प्रचलित धुन चली आ रही है उससे अलग करते थे होगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि जब जो मासेस में उनकी लोकप्रियता या कम हुई या नहीं वो मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो भी पैटर्न अपनाया कि प्रचलित धुनें या जो मासेस को अपील करने के लिए भी कुछ फिल्में की, कुछ गाने भी ऐसे किए। तो किस तरह से संगीत और गायकी और ये जो वाद्य यंत्रों का जो अलग अलग उपयोग, ये मदन मोहन जी दूसरे संगीतकार से कैसे अलग थे, कुछ आपकी नजर? खास बात तो ये थी मदन जी की कि अच्छी अच्छी ही धुनें बनाते थे वो, लेकिन कभी कभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स चाहते थे कि भाई डांस का गाना है और ये, तो मदन जी का दिमाग थोड़ा सा हो जाता था। मास्टर जी सोनिक जी उनके असिस्टेंट थे। सोनिक ओमी जी थी, सोनिक जी। अच्छा, तो सोनिक को क्या नाम है? हाँ, जी, दो थे। तो सोनिक जी को कहते मास्टर जी एक गाना बना दो डांस का कोई भी। तो मास्टर जी बोलते ठीक है जी मैं बना देता हूँ। तो एक गाना था फिल्म मेरा साया में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वो धुन मदन जी की नहीं थी, वो धुन थी मास्टर जी की। तो वो मास्टर जी से गवा लेना, बोले गाना बिल्कुल डांस का गाना है। तो गाने में उन्होंने जो बनाया, मदन जी ने भी तारीफ की कि वाह भाई बहुत अच्छा बनाया, बोले आपने गाना, और ये बहुत ही, और गाना बहुत हिट हुआ, झुमका गिरा रे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा हाय 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 झुमका। इस तरह का अच्छा, ये जो अरेंजर थे सोनिक ओमी, फिर बाद में ऐसा भी आरोप लगा कि कईयों ने कहा कि भाई कई धुनें सोनिक ओमी की थी। तो फिर बाद में ये भी कहा संगीत समीक्षकों ने उनका कि जब उन्हीं की थी तो सोनिक ओमी जब स्वतंत्र संगीतकार बने, एक भी फिल्म हिट नहीं है उनकी, इतनी यादगार फिल्में नहीं है कोई म्यूजिक। वो तो अपने अपनी किस्मत की बात है, किस्मत की। ये क्या कहें। कई बार मैं तो ये भी कहती हूँ मदन जी जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको तो हर साल फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए था, हर साल नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था। उनके गाने ऐसे थे, लेकिन क्या है अलग अलग बातें हैं, वो अलग ही चीज है। अवार्ड बिकते हैं, किसी को भी बिकते हैं कि नहीं वो तो नहीं मुझे पता, मुझे तो नॉलेज नहीं है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि रफ़ी साहब को पद्मश्री मिला और उनके बाद वालों को पद्म विभूषण, और पता नहीं, लेकिन ये उनके जाने के बाद 75 में जाने के बाद भी और अन्य संगीतकारों की अपेक्षा मदन मोहन जी आज भी लोकप्रिय आज भी लोकप्रिय हैं। इसीलिए वीर धारा ये जो 15 साल, और आज भी कई धुनें हैं जो उन पर काम हो सकता है, लेकिन वो उसका पार्क ही होना चाहिए, उसको समझेगा जब ही होगा। तो समर्पित कुछ शब्द रहेंगे मेरे आखिरी के 1 मिनट में, चंद ही मिनटों में अपनी बात कहूँगा कि जब शब्द, स्वर और संगीत मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम बनता है, तो शब्द, स्वर और जब संगीत मिलते हैं तो गीत बनता है, और उसकी खुशबू फिर दशकों तक बरकरार रहती है। उसी जिंदगी को हमने देखा है हमेशा। राजा साहब किंग ऑफ मेलोडी कहते थे उन्हें हमेशा, पर उन्होंने एक लहजे के गाने नहीं दिए हैं, उनके भी स्वरूप कई तरह के थे गाने के। वो जैसा कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, सारा संसार समेट दिया आंखों में। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, लेकिन ये आंखों के लिए नहीं बोला जा रहा है। तीसरी लाइन, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तो इतनी खूबसूरती, यूं हसरतों के दाग वाली बात आपने बोली, तो खुद दिल से दिल की बात कही, तो वही वाइंड अप कर दिया उन्होंने, हसरतों के दाग। और वो भी डिटर्जेंट पाउडर निरमा नहीं है, मोहब्बत से धो लिया, धोने का भी तरीका खुद दिल से दिल की बात कही, तो नो आउटसोर्स, दिल से दिल की
बात कही और बोलिए वो भी खामोश। अच्छा, घर से चले थे हम जो खुशी की तलाश में, है ना, और बस माडा के सिग्नल पे गमराहा में खड़े थे, वही साथ हो रही है। चले थे खुशी की तलाश में और गमराहा में खड़े थे, बस जस्ट वेटिंग फॉर कि आदमी गुजरे, तो गमसाह में खड़े, वो भी साथ हो रही है। वहां से लेकर के उन्होंने इतने अद्भुत गाने, हकीकत का वो गाना कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब बताओ पेट्रोटिज्म का वो कलर कितनी खूबसूरती से राजा साहब में समाया हुआ था कि ये जान देने जीने के मौसम तो बहुत आते हैं, जाने की रुत, मौसम और रुत दोनों एक है, लेकिन वही जैसे आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, इरादा तमन्ना एक ही है, पर उनके पिरोने का जो लहजा होता है और उन्हें सजोने का जो तरीका होता है वो उनमें होता है। और उनके बारे में ज़्यादा कहने से आप सबका समय का दुरुपयोग हो जाएगा। मैं उषा जी के बारे में कह दूं, संगीत घराने से है ना, बधाई हो बधाई जन्मदिन की है, मिलेंगे है लड्डू हमको, दैट सॉन्ग, वहां से लेकर के वो हिमालय की गोद में वाला गाना है ना, हाँ, कितनी रवानगी संगीत की और कितना हरियाणापन है उस गाने में, है ना। वहां से लेकर के ये मेरे वतन के लोगों, इन्होंने सी रामचंद्रन जी के लिए 1962 में गा लिया था, लेकिन बाद में उनको समर्पित हुआ, जिन्हें समर्पित हुआ वो भी, लेकिन बस एक ही बात कहूँगा आपके लिए कि हमारी इंडस्ट्री भी अजीब है, वसीयत किसी और की होती है और दस्तखत कोई और करता है। रुसवाइयों का कोई श्रृंगार नहीं होता, या यूं कह लो कि रुसवाइयों का कोई श्रृंगार नहीं होता, ये वो विधवा है जिसे कभी सफेद वस्त्र भी नहीं मिलता, ये वो विधवा है। संगीत के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो बहुत ही हमारी रेंज से बहुत ऊपर है, लेकिन मैं उनकी 2 रिकॉर्डिंग अटेंड की है, उनके कुछ स्टाइल, उनका स्टाइल जिस तरह का था, एक जब मैं पहली रिकॉर्डिंग उनकी अटेंड की, मैं तो बहुत छोटा था, तो किशोर कुमार जी थे, अच्छा वो मदन जी का अटायर ऐसा था कि शर्ट पहनी थी, शर्ट के ऊपर लूप थे, उसके ऊपर बेल्ट पहनी हुई थी, इतनी बड़ी स्टाइलिश रहते थे और दिखने में फाइटर, एकदम स्टाइल उनका ऐसा था। किशोर कुमार जी एंटर किए, तो किशोर कुमार जी एंटर किए, किशोर कुमार शायद गाड़ी में सो के आ रहे थे, गाड़ी में जब आए फेमस में रिकॉर्डिंग, फेमस तारते में, तो सो, जैसे उन्होंने एंटर किया, मदन जी का सामना हुआ, वो देखे बिना सीधा भागे अंदर और जाके मुंह धो के बाल बना के उसके बाद मतलब इतना टेरर। और मैंने उनकी रिकॉर्डिंग में देखा, कोई भी म्यूजिशियन पेशाब करने के लिए या हिलने के लिए भी जाता तो 4 बार सोचता कि जाऊं कि नहीं जाऊं, मतलब उनका एकदम डिसिप्लिन, एकदम बहुत। तो ये तो रिकॉर्डिंग के बाद एक इंसिडेंट मैं फादर का बताता हूँ कि डैडी को उन्होंने बुलाया 11 बजे, नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग थी, तो 11 बजे सुबह सीटिंग थी, अच्छा 11 उनका 11 तो 11 ही होता है, हाँ। अच्छा एक और बात को, कोई भी उनकी सीटिंग 20-25 मिनट के ऊपर सीटिंग होती नहीं थी, कोई भी 20-25 मिनट में वो निपटा देता, बैठे बात किया बस खत्म। अब तो 11:30 बजे तक सीटिंग खत्म हो गई, नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग है, बोला एक काम करो नक्शा, आप शाम को 5-5:30 बजे गाना लिख के ले आओ। हेडर रोड पे उनका सीटिंग रूम, हेडर रोड से रेडी, हम लोग उस टाइम में बुलेट में रहते थे, तो वहाँ तो आना, रेडी ने वहाँ से टैक्सी पकड़ी हेरिन लाइन्स पे, हेरिन लाइन की बेंच पे बैठ के गाना लिखा, गाना लिख के शाम को 5 बजे उनके म्यूजिक रूम में पहुँचे, क्योंकि 5 बजे इसलिए बुलाया था क्योंकि 6 बजे हम लोग मतलब म्यूजिशियन और अरेंजर वगैरह आने वाले थे, कल रिकॉर्डिंग है, तो वो गाना ये था, रस्म उल्फत को निभाए थे, तो गाना 4 घंटे में लिखा गया, वो उसके नेक्स्ट डे रिकॉर्ड। तो इस तरह का मदन जी का एक और प्लस पॉइंट था, उनको पोइट्री की समझ बहुत थी,
जी। आजकल जितने म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनको पोइट्री बिल्कुल नहीं समझते, उनको लैंग्वेज भी नहीं आती। उनको पोइट्री की समझ होती, इसलिए उनके गाने अच्छे भी होते थे क्योंकि वो लिखवाना जानते थे, उनका मीटर सब प्रॉपर काम होता था उसमें। और होनिक जी उनके भी असिस्टेंट थे, रोशन जी के भी असिस्टेंट थे। जी हाँ जी। होनिक जी का कलर मतलब दोनों के यहाँ एकदम डिफरेंट कलर था, और दोनों एकदम अलग ढंग से गा। उसके बाद में लास्ट में मदन जी के बाद में श्याम राव जी थे। जी जी जी। श्याम राव जी ने भी काफी गाने किए उनके। बस यही है मदन जी का, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बहुत अच्छा। मैं तो बेसिकली फिल्म एडिटर हूँ हाँ। और मदन मोहन जी का वक्त जब भी उनकी रिकॉर्डिंग फेमस तारदेव उनका फिक्स था, मीनू कातरा और बंसाली और वहाँ फिक्स होता था। आज भी मैं जब वहाँ तारदेव से गुजरता हूँ तो कहीं पर भी मेरी आंखों में पानी आ जाता है कि आज वो एक्सिस बैंक बन गई है, जो स्टूडियो जो इतना बिजी रहता था और सारे बड़े गाने, सारे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स जिन्होंने गाने वहाँ रिकॉर्ड किए, आज वहाँ बैंक है और कुछ हो नहीं सकता। खैर वो तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो आपको उस दौर से गुजरना पड़ता है। मैं रेमनॉट लेबोरेटरी थी वर्ली में, तो वहाँ मैं एडिटिंग करता था। तो मदन साहब आ जाते थे, कभी उनको काम चलता था एडिटिंग में, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह के लिए मार्किंग्स, और कभी कभी चेतनानंद साहब को मिलने के लिए भी वो आते थे, उनकी डिस्कशंस वगैरह होते थे। तो वहाँ लेबोरेटरी के अंदर एक ऐसी घटना हो गई कि मैं वहाँ कहीं टेलीफोन खड़ा था और नीचे जो वहाँ हमारा क्लार्क बैठा था, मिस्टर सांगेकर करते थे, वो ही वॉज अ टेरर। वो लोग डरते थे, वो सांगेकर कभी भी चिल्ला देते थे कभी, और ये तो हम खड़े थे, इतने में मदन मोहन साहब आए। उन्होंने उसको वो अच्छी तरह से बात करते थे, ही वॉज वेरी हाईली प्रोफेशनल और इतने सौम्य व्यक्तित्व थे। उन्होंने संगीकर साहब को पूछा कि इनकी एडिटिंग किस रूम में चल रही है। अब वो सांगेकर शायद अपने घर से बैगेज लेके आए, तो वो बेचारे बड़े दुखी थे और बिजी भी थे उनको। तो मदन मोहन साहब ने फिर से उनको पूछा कि ये कहाँ एडिटिंग, कौन से रूम में एडिटिंग? वो सांगेकर को गुस्सा आया, बोला तेरे को समझता नहीं है, किधर बोलने का तेरे को क्या है, कितने बार बोलने का मगर, और जरा रुको उधर। वो ऐसा छाटा पड़ा हो सांगेकर को। मदन मोहन जी का हाथ 2.5 किलो का आदमी 5 किलो का आदमी गिर गए खुश पे। हाँ, वो ही वाज वेरी, लेकिन उनका गुस्सा बड़ा है। तो मदन साहब, अब मैं खड़ा हूँ वहाँ, मुझे पता था, तो मैं उनको बोला कि चलिए सर आपको ही, तो मैं ले गया उनको एडिटिंग में वगैरह, बात हुई, ये सब काम हो गया, वक्त निकल गया ये सब। उसके बाद वो सांगेकर भी थोड़े अपने, उन्होंने रियलाइज किया कि मैंने गलती की, तो फिर मदन मोहन जी निकल गए, हम निकले, मैं नीचे छोड़ने के लिए गया। तो नीचे जाने के बाद गाड़ी में बैठ रहे थे, फिर बोले 1 मिनट रुको, फिर आए। वो लिफ्ट उस वक्त ऊपर जा रही थी, ऑलरेडी चली गई, तो वो क्लाइंब करके 2nd फ्लोर तक आए कि नहीं मैं रुकूंगा नहीं। रुके, वो सांगेकर को उन्होंने नमस्कार किया, उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैं अपने आपे से बाहर चला गया और आपको, तो माफ़ी मांगने तक की उनकी बहुत, इतनी अच्छी शख्सियत, इतने अच्छे संगीतकार, इतनी समझ। मैं तो हर बार फेमस तारदेव में उनकी रिकॉर्डिंग होती थी, मैं वहाँ बैठा था। आखिरी जो मैंने उनका गाना रिकॉर्डिंग मैंने देखी वो दस्तक, भैया ना धरो। मैं अपने आप को इतना खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसे व्यक्ति और ऐसे
संगीतकार से पाला पड़ा, उनसे कई चीज़ें, देखिए एक लेवल के इंसान, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए वो लिफ्ट के लिए रुके भी नहीं। When he realized it कि नहीं मैंने गलती की है तो मुझे मालिक को जाके मिलना चाहिए, और वो जाके मिले। मैं एक्चुअली यहाँ बैठे हुए ये सोच रही थी कि देखिए काल का चक्र कैसे काम आता है जीवन में। हम सोचते हैं कि काल चक्र नहीं होता है, लेकिन मैं इसकी साक्षात आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये बात होगी कोई 1961 या 62 की, जब मदन मोहन जी ने एक कवि सम्मेलन में मेरी नानी जी को सुना, डॉक्टर सुधा रानी शर्मा जी। और मेरी मम्मी तब नए नए मंच पे बैठती थी, मंजू रंजना मिश्रा, तो उनको सुनते थे, जहाँ जहाँ जाते थे उनको सुनते थे और उनसे आग्रह करते थे कि आप जो हैं हमारी फिल्मों में आइए, लिखिए। मेरी नानी थोड़ी स्पिरिचुअल थी और क्योंकि वो क्लासिकल सिंगिंग में फोक सॉन्ग्स बहुत करती थी, तो नेचुरल और कविता में बहुत रुचि रखती थी। तो उन्होंने कहा मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि आप लोग जो हैं, और संगीत की पारंगत थी, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की शिष्या रह चुकी थी, तो उनको क्लासिक्स में और उनको ये चाहिए था कि जब आप कोई गाना या कोई गीत या कोई भजन या गज़ल जो भी सुने वो रूहानियत होनी चाहिए, राइट। तो मदन मोहन जी से सिटिंग में बहुत उनकी बनती थी, लेकिन जब वो फिल्म के लिए, कमर्शियल के लिए बनते थे तो उनको उसमें थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। और आप ये देखिए, दिस इज लेट 60s जब तक वो रहे, और वो मेरी मम्मी की शादी में भी उन्होंने शिरकत की और ये सब। कट टू, आई एम टॉकिंग अबाउट 2005, आई एम वर्किंग विद भरतबाला प्रोडक्शंस, और मुझे एक दिन फोन आया कि आदित्य चोपड़ा आपसे बात करना चाहते हैं। आई डिडंट नो हु ही वाज, लेकिन जब उन्होंने कहा आदि चोपड़ा बोलो, मैंने कहा आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं आदित्य चोपड़ा। मैंने कहा वो कौन है? मैं यश चोपड़ा जी का बेटा बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ, मैं यश जी को जानती हूँ, क्योंकि यश जी इतने बड़े निर्माता, इतने बड़े निर्देशक, और उनका जो एक बिल्कुल आत्मीयता था। मैं ऑफिस में आई, सबसे मिली, सब कुछ हुआ। अब मुझे बुलाया गया संजीव कोहली जी, जो मदन मोहन जी के बेटे थे, राइट। मैंने संजीव जी का नाम सुना था, लेकिन आई डिड नॉट पुट 2+2, राइट। आई मेट हिम, और उन्होंने मेरा नाम जैसे ही सुना कि सुरात्मिका, उन्होंने कहा तुम सुधा की नाती हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कुछ पुराने कैसेट्स और सीडीज दिखाए जिसमें लिखा हुआ था मदन मोहन जी का जो भी गाना उन्होंने जो नहीं यूज किया था, उसके नीचे लिखा था सुधा, कि ये सुधा लिखेगी तो मैं गाने बनाऊंगा। तो मैं मन में सोच रही, मैंने कहा ये देखिए 40-50 साल के बाद मैं वहाँ जा रही हूँ, ये मतलब उनके साथ, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। उन संजीव जी के बेटे अक्षय, उनके साथ मैंने काम किया। देन इन 2005 आई वेंट टू काबुल, अफगानिस्तान, फॉर काबुल एक्सप्रेस। और क्योंकि बच्चों में कुछ तो अंश आता है नानी और माँ का, तो थोड़ा हम भी लिख लेते थे छोटा मोटा। तो प्रोडक्शन और बजट के बीच में मुझे कविता लिखने का शौक था, इंग्लिश और हिंदी में। तो जब मैंने अफगानिस्तान में जो वहाँ जो देखा, जो वहाँ के हालात देखे, उसमें मैंने कुछ कविता लिखी, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए था और मैंने उसको बंद करके रख दिया। एक दिन मीटिंग में संजीव जी, आदि, यश जी, हम सब लोग बैठे हुए थे। हम लोग की प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने कहीं तो पलटा पलट गया जहाँ पे मेरी वो कविता लिखी हुई थी, और क्योंकि हिंदी में लिखी हुई थी उन्होंने कहा पढ़ के सुना। मैंने पढ़ के सुना। मुझे नहीं मालूम था, अगले दिन मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बुलाया गया कि ये राघव सचर है, ये आपका म्यूजिक करेंगे, आप इसको। मुझे लिरिक्स नहीं लिखना आता, मुझे कविता लिखनी आती है। उसका एक मीटर होता है, उसमें मुखड़ा होता है, अंतरा होता है, उसका ब्रिज होता है। आई सेड आई कैन नॉट डू दिस। मैंने अपना मर्म लिख दिया, अब आपको उसको कैसे बनाना है बना दीजिए। तो आई एम सेइंग ये उन्होंने बनाया है गाना। तो मेरी जर्नी मदन मोहन जी से जो शुरू हुई थी बूम से, वो यहाँ आके खत्म हुई। और मैंने अभी भी संजीव जी को भी मैसेज किया था, तो उन्होंने यही कहा कि बच्चे आप इसको एंजॉय कर रहे हो और आप उनकी म्यूजिक सुन रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो और जैसे आपने कहा मैम, आपने जब गाना गाया मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी। राइट। तो आई एम सेइंग आशीर्वाद है आप लोग का कि आप लोग के जो गाने जो गा दिए हैं वो आज भी हमारे दिल में इतने धड़कते हैं, और आज की दुनिया हमने उनको याद दिया कि जो आप लोग ने गा दिया ना वो हमारे दिलों में रहती है। नहीं बट आई एम सेइंग, लेकिन आपने बड़े लोगों के साथ काम किया तो उसका आशीर्वाद हमको भी मिलता है, क्योंकि आपकी आवाज़ जब आती है और हम रेडियो पे सुनते हैं तो मुझे जो रूहानियत मिलती है वो सर नहीं किया है। तो मैं तो मदन मोहन जी को यही प्रणाम करती हूँ। मोहन जी के
जन्मशती के अवसर पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि और उनकी याद इसलिए बहुत यादगार है कि ऐसा महान संगीतकार, वो भारत के शायद पहले ऐसे संगीतकार होंगे इनको डिजिटल रूप में फिर से साकार करने का जो है महान कार्य यश जी ने किया। और ऐसी लगन जो है, हमें ऐसी विलक्षण प्रतिभाओं के लिए हमें इसका अनुकरण करना चाहिए। और चाहे वो लेखक हों, आज भी कई कालजयी लेखक हैं जिनका डिजिटल अवतार नहीं आया है। तो जैसे मदन मोहन जी के साथ हुआ, वीर ज़ारा में जो उनको पुनर्जीवित किया, उनकी धुनों को, उनकी स्पिरिट को और उनकी भावनाओं को एक कलात्मक रूप से और पूरे नाज़ो अंदाज के साथ और पूरी खूबसूरती के साथ उस संगीत को साकार किया गया। ऐसा प्रयोग कई विलक्षण प्रतिभाशाली लोग जो समय से पहले चले जाते हैं उनके साथ भी होना चाहिए। ऐसी भावना मैं रखता हूँ, ऐसे प्रयोग और ऐसी प्रतिबद्धता रचनात्मक लोगों के साथ हो, चाहे वो लेखक हों या संगीतकार हों, क्योंकि ऐसी अद्भुत प्रतिभाएं नहीं होती। ऐसी अद्भुत प्रतिभाएं चली जाती हैं, उनकी धुनें रह जाती हैं और गीत रह जाते हैं। तो ऐसे प्रयोग हों और शायद ऐसे बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनका डिजिटल पुनर्जन्म आज एआई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई है, तो वो सब का उपयोग करके कोई विलक्षण प्रयोग करने चाहिए। इस सुझाव के साथ मैं मदन मोहन जी को याद करता हूँ उनके जन्मशती के अवसर पर। और हम सबको उनसे प्रेरणा लेने की बात है। ऐसे कालजयी कृतियाँ हमें सदा प्रेरणा देती रहेंगी, चाहे गीत हो, संगीत हो या शख्सियत हो। तो उनको विनम्र अभिवादन। मैंने गजल पढ़ने का सोचा था, लेकिन अभी मैं कुछ बोल ही देती हूँ। पढ़िए ना, अभी स्वागत है आपका। सुनना चाहिए, बोलना और गजल भी चाहिए, सुनाइए। चलिए, मदन मोहन जी और मेरे हस्बैंड अजीज नाज़ा साहब एक ही क्या बात। उनके उस्ताद जो थे वो एक ही उस्ताद के उस्ताद, रफ़ी गजनवी साहब के शागिर्द मोहम्मद इब्राहिम से मेरे हस्बैंड ने सीखा था। और रफ़ी गजनवी के ही शागिर्द मदन मोहन भी थे। और आपने भी बहुत काम किया मेरे हस्बैंड के साथ में। जी। तो मैं चंद गजल के चंद अशआर पढ़ देती हूँ। निगाहों में तुम्हारी दीद की किरणें जो घुलती हैं, हजारों ख्वाहिशें दिल की फजाओं में मचलती हैं, हमारी रूह तक जलने लगी है दिल की आतिश में, मोहब्बत की हरारत से तमन्नाएं पिघलती हैं। एक मतला और एक शेर और पेश कर रही हूँ कि अब खत्म तीरगी का सफर हो तो कैसे हो, अब खत्म तीरगी का सफर हो तो किस तरह, लंबी बहुत है रात सहर हो तो किस तरह, चुभने लगी हैं आंखों में ख्वाबों की किरचियाँ, चुभने लगी हैं आंखों में ख्वाबों की किरचियाँ, ख्वाबों पे अब हमारा गुजर हो तो किस तरह। एक मतलब एक शेर कि खुशबू तवाफ करती है, तवाफ मतलब परिक्रमा, तो खुशबू तवाफ करती है सांसों के आसपास, भंवरों का रक्स वो तेरे होंठों के आसपास, कुछ फासलों में भी है छुपी गुर्बतें, मगर तन्हाइयां भी रहती हैं रिश्तों के आसपास। और एक मतला दो शेर कि मंजिलों का कारवां है सर्द तूफानों के पार, मंजिलों का कारवां है सर्द तूफानों के पार, पंख टूटे हैं जुनूं के आरज़ू है बेकरार, क्यों बयां सा उतर आया है मेरी ज़ात में, क्यों बयां सा उतर आया है तेरी ज़ात में, ज़हन का सन्नाटा मुझसे पूछता है बार बार, और नफरतों ने बेशक अपनी सारी ताकत झोंक दी, नफरतों ने बेशक अपनी सारी ताकत झोंक दी, अब भी उल्फत सुर्खरू है, अब भी दिल है बेशुमार। प्रणाम आप सबको, शादी दी आपको और सभी
ऐसे लोगों के बीच में आज आना जिन्होंने मदन मोहन साहब के साथ वक्त गुजारा है, सच में मेरे लिए बहुत ख़ास लम्हा है ये। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ आना आज के इस समय में सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, एक मेल मिलाप नहीं है, ये आपकी खुद की अंदर की ईमान है कि आप मदन मोहन साहब के लिए वक्त निकाल के ट्रैफिक में गाड़ी चला के या ड्राइव करके या ऑटो करके आप आए हैं, मदन भैया हैं। तो आप सब लोग को मैं दिल से थैंक्स। आप सब दिल से बहुत ईमानदार हैं, जिनको पसंद करते हैं उनके लिए कहीं पहुंचना भी जानते हैं। सैल्यूट है आप सबको। दीदी ले लीजिए थोड़ा। दीदी ने गाया है और मैं जब भी ये गीत सुनता हूँ मैं बहुत खुश आ जाता हूँ, कहीं ना कहीं कनेक्ट होता हूँ अपने आप को उन गीतों के साथ। है तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या जिंदा रहेगा प्यार मेरा, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, है तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या। तेरे लिए उजालों की कोई कमी नहीं, तेरे लिए उजालों की कोई कमी नहीं, सब तेरी रोशनी है मेरी रोशनी नहीं, कोई नया चिराग जला, कोई नया चिराग जला, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, जिंदा रहेगा प्यार मेरा, मैं नहीं तो क्या। दूसरा बहुत प्यारा इनका एक अंतरा है। कुछ धड़कनों का जिक्र हो, कुछ दिल की बात हो, कुछ धड़कनों का जिक्र हो, कुछ दिल की बात हो, मुमकिन है इसके बाद दिन हो न रात हो, मेरे लिए न अश्क बहा, मेरे लिए न अश्क बहा, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, है तेरे साथ मेरी वफा। मदन मोहन साहब की तो सारी रचनाएं हैं बहुत ही, कोई भी रचना ऐसी नहीं है उनकी जो कि दिल के आर पार गुजर के ना गई हो। सारी रचनाएं मदन मोहन साहब की
ऐसे संगीतकार मुझे जहाँ तक पता है कि सिर्फ मदन मोहन साहब ही थे जिनकी सारी रचनाएं इंसान के दिल को चीरता हुआ निकला है। जी। हम सिंगर लोगों को बड़ा आदत खराब हो जाता है, स्केल कोई दे दे तो हम गा लें, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ तो सेल्फ डिसीजन से गाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और जॉनी लीवर साहब बड़ा अच्छा एक कॉमेडी बनाया था, सिंगर से खुंदस निकालना होता था तो उसको अलग स्केल देते थे, तो वही वाली बात वो सत्य एक्चुअली उन्होंने बड़ा एकदम सिंगर के कमजोर नस को पकड़ा था। तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए, तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए, दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए हमें जिए होठों को सिए, दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए, तेरे लिए, तेरे लिए जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, घेरे अब हमें यादें बेहिसाब, बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे। पीछे आने वालों को मेरा प्रणाम। ज़्यादा बोलना तो नहीं आता लेकिन दो गाने गाने हैं, इतने सारे एक ही गाऊंगा, दो ऐसा नहीं होगा, दो का है मदन मोहन जी के लिए। इतना अच्छा सबने एक गजल गाँव प्रस्तुति की कि मतलब डर भी लगने लगता है कि मैं क्या गाऊंगा अभी। देखिए दीदी कितनी शामिल हो गई यहाँ पे, ये सुनाते हैं, सब जानते हैं के साथ किए, बहुत से गाने भी गाए। और ऐसे ही हम लोग एक बार बेंगलोर एयरपोर्ट पर खड़े थे, तो सामान आने तक हम दोनों खड़े थे, मैं कहीं और देख रही थी, तो देखा रफी साहब की आवाज़ आई मेरे कानों में, उषा उषा जल्दी देख जल्दी देख, क्या देखो साहब, तो बोले वो सामने देखो कि लड़का आ रहा, कितना हैंडसम है, हीरो बन सकता है वो ज़रूर। मैंने कहा अच्छा कौन है देखो, देखा तो बोले साहब वो हीरो है, तो बोले अच्छा कौन है कौन है, साहब उनका नाम नवीन निश्चल है। बोले अच्छा मैंने इनके लिए कुछ गाया क्या गाना, मैंने उनको पता भी नहीं, मैंने कहा बहुत गाने गाए आपने, सावन भादो के सारे गाने जो है आपने गाए उनके लिए, और उसके बाद ये तुम जो मिल गए ये भी, मतलब बहुत सारे, तो ये तो बहुत ये बात है, लेकिन उनको बेचारे को ये पता, बहुत बिजी रहते थे ना, पिक्चर देखने का टाइम ही नहीं मिलता था, इसी वजह से नवीन निश्चल को नहीं जानते थे। थैंक यू दीदी ने क्योंकि बताया एक किस्सा, मैंने ये ऐसे निकाल के रखा था क्योंकि कुछ कुछ गाने उनके कमाल हैं, स्टेज पे होते नहीं, कभी मौका भी नहीं मिलता है गाने का ये सब। ये बड़ा बहुत ही प्यारा, किशोर दा ने शायद एक्टिंग भी की है इस पे, बहुत कमाल है, ऐसे एक गुणांतर है भी गुना। जरूरत है सख्त जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की, जरूरत है जरूर कर दो, एक श्रीमती की कलावती की
सेवा करे जो पति की, जरूरत है जरूरत है जरूरत है। अब हंसी हजारों भी हों खड़े, मगर उसी पर नजर पड़े। हंसी हंसी हजारों भी हों खड़े, मगर उसी पर नजर पड़े। हो जुल्फ गालों पे खेलती कि जैसे दिन रात से लड़े। हो अदाओं में बहार हो, निगाहों पे खुमार हो, कबूल मेरा प्यार हो तो क्या बात है। जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है सख्त जरूरत है। इतने सारे गाने हैं कि थैंक यू सुनने के लिए। और मुझे आमंत्रण करने के लिए पहली बार ऐसी महफिल में बैठी हूँ। सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी इतने अच्छे कलाकार, और यहाँ पे मुझे सामने लाने के लिए मनोरंजन जी को और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो आप सभी ने इतना कुछ बोल लिया, मैं तो क्या बोलूँ, मैं थोड़ा गुनगुनाना चाहती हूँ। ऐसे तो सारे के सारे गाने सभी के फेवरेट होंगे जो म्यूज़िक को पसंद करते हैं, तो मेरे भी उनमें से ही मदन मोहन साहब हैं, तो वो मेरे सबसे फेवरेट कंपोज़र में से हैं और वही हैं सबसे फेवरेट। चाहिए ऐसे थोड़ी ठीक मेरे दिल की बात आपने बोल दिया। हाँ, गाना बजाना है तो सुकून चाहिए पहले, फिर तभी होगा। तो सुर कहाँ से लाऊं? रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, रस्मे उल्फत दर्द में डूबे हुए दर्द में हजारों है, मगर दर्द में डूबे हुए दर्द में हजारों है, मगर साज़े दिल टूट गया हो तो सुनाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मे उल्फत। क्या बोझ होता जो गमों का, बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते, बोझ होता जो गमों का तो उठा भी
रस्मे उल्फा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक थोड़ा सा बनाना चाहती हूँ, ये तो हो गया सैड, थोड़ा रोमांटिक। एक बार मदन जी के लिए भाई सब लोग खड़े होकर ताली बजाएं कि ऐसे महान शख्सियत के लिए हम सभी यहाँ पे आए हैं। दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिल बेकरार का, बुझता हुआ चराग अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। एक अंतराल अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। हो दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दो या सारे बंधन तोड़ दो, है पर्वत रास्ता दो मुझे, है कांटों दामन छोड़ दो। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें
कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, दार्जिलिंग गई थी तो एक दिन पहले हम लोग गए थे, तो साहब ने कहा कि यहाँ का सनसेट बहुत अच्छा है, चलो जाके देखेंगे। तो हम शाम को वहाँ पर पहुँचे और शाम को जब हम वहाँ गए तो सनसेट देखे तो रफ़ी साहब कहने लगे, उषा मैंने ना 2 दिन पहले ये गाना और मदन जी का बहुत अच्छा गाया और बहुत इन्होंने, अच्छा साहब सुनाइए ना प्लीज़, कौन सा गाना है? तो बोले हाँ सुनाता हूँ, थोड़ा याद है मुझे। वो गाना था एक हंसी क्या गाया उस वक्त, ऐसी आवाज उनकी गूंज रही थी वहाँ जैसे माइक्स लगे हो। अच्छा कि हमको आपके यहाँ लैंड करना है, तो एयरपोर्ट वाले पूछते भाई आपका नंबर क्या है, फ्लाइट नंबर क्या है? तो नंबर बताते हैं कि भाई ये नंबर ये। अब वो नंबर जब चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि भैया वो तो फ्लाइट 30 साल पहले उड़ी थी। तो अब वो जो पायलट हवाई जहाज चला रहा था वो पूछता है कि भाई हम आप क्या लैंड कर सकते हैं? बोला हाँ कर सकते हैं आप। तो मालूम पड़ता है कि वो न्यूयॉर्क से 1955 में उड़ी थी फ्लाइट। और अच्छा वो पायलट फिर पूछता है कि भाई अब ये बताइए आप एयरपोर्ट वालों से कि कौन सा सन चल रहा है? तो वो बताता है कि ये तो 1985 चल रहा है। अभी 1985 आ रहा है, बोला यार 30 साल हो गए। 30 साल में तो एक पीढ़ी बदल जाती है, सारी आदतें बदल जाती है, आदमी जो चाहता है वो नहीं चाहता है, हर चीज़ बदल जाती है। तो वो मतलब तो वो प्लेन वाले वापस हवा में उड़ जाते हैं क्योंकि टाइम जोन में चला गया था। लेकिन आप ये देखिए कि वो पीढ़ियों में चाहे अंतर हो, लेकिन ये मदन मोहन जी का संगीत है जो 30 साल पहले कैसा था और आज भी वैसा ही है और वैसा ही दिल को टच करता है। तो ये बड़ी भारी चीज है और इसी बात को समझ के और यश चोपड़ा जी ने जब मालूम पड़ा कि पुरानी धुनें पड़ी है तो उसी धुनों पे उन्होंने वीर जारा में वो गाने रिकॉर्ड करवाए और जावेद जी से सिखवाए और सब वो गाने आज भी सुपर है। तो खाली वो वीर जारा नहीं, अभी कोई भी संगीत हो वाला जो मदन मोहन जी का था वो अमर, वो हर एक को टच करता है आज भी। और जबकि आप ये देखिए कि हर पीढ़ी में अलग अलग संगीत होता है तो वो पसंद नहीं आता। जैसे के.एल. सहगल के गाने आज पसंद नहीं आते हैं, दूसरे पसंद नहीं आते हैं, लेकिन ये मदन मोहन जी का संगीत है उसका याद है, उसका 30 साल पहले भी वैसे ही था वो आज भी हरकत ले रहे हैं आप। हाँ जी हाँ जी, उन्हीं से सीखा ना मैंने, गुरु जी थे मेरे। सबसे पहले तो इतना अच्छा आंटी जी गा रही है और मैं चाहती हूँ कि जब क्या होता है कलाकार गाते हैं, क्योंकि हम सब कलाकार हैं, तो मैं ताली बजा रही हूँ, वो ताली बजा रहे हो, कोई ताली नहीं बजा रहा, दैट इज नॉट फेयर, दैट इज नॉट फेयर। तो एक लाइन में चाहती हूँ आंटी फिर से गाएं और हम इस बार ताली बजाएंगे उसमें। क्या बात है, क्या बात है, वही गाना जो गा रहे थे आंटी। 1 2 3 एक हंसी दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी हमको
सोचा थोड़ा संगीत का मामला है तो अकेले नहीं होना चाहिए, तो जोरदार तालियां ध्रुव के लिए एंड केशव मुझे बारे मनोरंजन जी हैं और इतने अच्छे कलाकार सब बैठे हैं। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि अंकल ने बोला बेटा आ जाओ, और हमने बोला कि अंकल को मना तो कर नहीं सकते। मैंने कहा अंकल, अब ऐसा बोला भी नहीं जा रहा कि अंकल गला ठीक नहीं आ सकते तो मैंने कहा नहीं, आज तो आना होगा, और बेगुस्ताखी को तो माफी अता फरमाए। सबके लिए एक खूबसूरत शेर, वो आज रौनक़े महफिल दिखाई देता है, शुक्रिया, वो आज रौनक़े महफिल दिखाई देता है, नई लिबास में आतिफ दिखाई देता है। ये लाइन मेरी माँ के लिए। तुम्हारे जिस्म से आती है प्यार की खुशबू, तुम्हारे जिस्म से आती है प्यार की खुशबू, तुम्हारे पास मेरा दिल दिखाई देता है। मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने हम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने हम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। मैं चाहती हूँ आप सब गाएं ये वाला गाना मेरे साथ। तुम्हारे रंग को अपना बना लूं तो करार आए, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए। वो हर शय जो तुम्हें दुख दे मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत छोटे छोटे नजराने ही पेश कर रही हूँ। सॉरी मैं कौन सा चीज बताओ? एक बहुत प्यारा इसका अंतरा उगाइए नेहा जी। शरीके जिंदगी को क्यों शरीके गम नहीं करते?
कंपोजिशन इतनी खूबसूरत है, इफ यू सी समय के साथ दिल नहीं मानता, नहीं गाओ। one of the I think composers that उनकी मेलोडी बहुत haunting है, you don't get out of it, right? छोटा सा एक आखिरी पेशकश मेरी तरफ से। सो गया। आभार आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया भाव मैया की पिया के मिलते नहीं है कभी दुख ये मिलन का लेके कहाँ करूँ कहाँ
कार्यक्रम के लिए। मदन मोहन जी की बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें बताई जो हम लोग को कोई मालूम भी नहीं थी। आप सब, आपका बहुत बहुत आभार। और आपका भी, आप अपने बेटे को लेके आई, इतना समय निकाला। मैं सभी गायिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरंजन जी, आपने भी अपना समय निकाला। मैं एक बात कहना चाहती हूँ आंटी और अंकल के लिए और सभी के लिए। एक जोरदार ताली केशव अंकल के लिए, आंटी जी के लिए एंड द होल टीम। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग अप सच ग्रेट इवेंट ऑल द टाइम। थैंक यू आंटी। महान संगीतकार मदन मोहन की जन्म शताब्दी पर यह यादगार संगीतमय कार्यक्रम बेहद सफल रहा। कई गायक गायिकाओं, वक्ताओं और तमाम संगीत प्रेमियों ने शिरकत की। मुंबई अंधेरी पश्चिम स्थित फनकार स्टूडियो से कैफे बॉलीवुड चैनल के दर्शकों के लिए शामी एम इरफान की रिपोर्ट।